कितना रिवीजन हो सकता था। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, किचन में खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय मैं बार-बार रिकॉल करती थी। अगर मैं किचन में हूँ, रोटी बना रही हूँ तो मेरा हेडफ़ोन चल रहा है। अगर मैं बर्तन धो रही तो मैं डबल साइड टेप लगा कर के अपने पेपर चिपकाए रहते थे और उनको बार-बार रटना, जिसे कहते हैं ना कि रटना है। सर एक्चुअली मुझे सर 5-6 साल हो गए तैयारी करते-करते। इससे पहले मेरा हाई कोर्ट क्लर्क का भी निकला है सर, जिसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, 2020 में उसका रिज़ल्ट आया था। तो मेरी टाइपिंग भी क्लियर थी सर उसमें, बट मैं जनरल से हूँ, इसलिए मेरा फाइनल मेरिट में कुछ नंबर से रह गया था। ओके। फिर उसके बाद मैंने ये तैयारी की थी, तो मेरा ये वीडियो में भी सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट का है, कनिष्ठ सहायक, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर मैंने ये किया कि जब मैंने उत्तराखंड की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सबसे पहली चीज़ तो मेरे लिए कि मेरा माइंडसेट तब तक हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत एग्ज़ाम दे के आ चुकी हूँ। मैंने मतलब अब तक तो अभी तक की बात करूँ तो मैंने 25 प्लस एग्ज़ाम दे चुकी हूँ मैं। और वीडियो से पहले लगभग ऐसे तक 20 प्लस में तो था। तो मेरा माइंड तो पहले प्रिपेयर हो चुका था कि मुझे नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। मतलब एसएससी सीजन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने उत्तराखंड ही स्टार्ट करी परीक्षावाणी। नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम आपके सामने जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके सक्सेस सीक्रेट्स और टिप्स शेयर करते हैं। तो आज का यह वीडियो का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है। आज हमारे साथ यहाँ पर मनोरमा जी हैं, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, एक कोचिंग सेंटर में टीचर हैं, और उनका अभी वीडियो वीपीडीओ में जो EWS वुमेन की है उसमें इनकी रैंक आपकी 11 है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे साथ जुड़ेंगी आपकी मंजू भोज जी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं, देहरादून में रहती हैं, और इस समय वीपीडीओ में जनरल वुमेन में इनकी 40 रैंक है। ठीक है। अपने घर की व्यवस्थाओं के बावजूद इन्होंने ये रैंक निकाली हुई है। साथ में प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ेंगी तीसरे नंबर पे, जिनकी जनरल वुमेन में 11 रैंक है। और इस जो आपका वीपीडीओ में सफल होने के साथ इनका जो आपका लोअर पीसीएस इसका प्री भी निकला हुआ है, और इससे पहले ये एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या बैंकिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, लगभग 20 से ऊपर ये एग्ज़ाम्स आपका दे चुकी हैं सन 2016-17 से। तो मुझे आशा है कि आप इनकी स्टोरी को देखेंगे, इनकी स्टोरी से आप इंस्पायर होंगे और आप भी पढ़ने में मन लगाएंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मनोरमा जी, जिनकी जो वीपीडीओ का आपका एग्जाम हुआ था उसमें ओपन रैंक इनकी 566 है, और वुमेन EWS में इनकी रैंक 11 है। तो मनोरमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको आपकी सफलता के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक मंच प्रदान किया है जिससे हम अपनी बातें सारे लोगों के सामने रख पाएं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके मंच के लिए बहुत। जी मैम, हमारा सौभाग्य है। तो मैम, थोड़ा सा हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, जो हमारे अभी नए स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में। आपने कब तैयारी शुरू की, या आपने कितने घंटे की जो है वो तैयारी की, क्या आपका रूटीन रहता था इस परीक्षा से पहले जब आप परीक्षा के दौरान तैयारी कर रही थी? सर मैंने सेल्फ स्टडी तो 2012 में मैंने एनएम जो स्टेट लेवल पर होता था उसका उसके लिए तैयारी की थी, लेकिन सेल्फ स्टडी की थी, उसमें मेरे को सफलता भी मिली थी सर। उसमें मेरे स्टेट लेवल में 56 रैंक था, और मैंने एनएम की ट्रेनिंग जो की थी वो सरकारी कॉलेज से की थी। उसके बाद सर जो मेरा सफर शुरू होता है, 2016 में मेरी शादी होती है, 2017 में मेरी बेबी होती है। उसके बाद मेरे परिवार के सपोर्ट से मुझे कोचिंग सेंटर, जो कि गोचर चमोली में ही एक कोचिंग सेंटर है सर, वहाँ मेरी सास के कहने पर मैं वहाँ कोचिंग सेंटर में गई। वहाँ से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी। स्टार्टिंग में तो सर बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन मेरे जो कोचिंग के सर लोग थे उनकी सपोर्ट के कारण और मेरे परिवार के सपोर्ट के कारण मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। 2017 से मैंने अपनी पढ़ाई रेगुलर, जो कहते हैं कि जो अच्छे ढंग से होती है, वो शुरू की थी सर। उसके बाद में 2017 से आप समझ सकते हो सर, एक वैवाहिक जीवन, अपने पारिवारिक दायित्व को निभाते हुए, अपनी दैनिक दिनचर्या को करते हुए, उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। और इसमें मेरे घर वालों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी, आप समझ सकते हो सर, 9 माह की बेटी, और जिसको मैं छोड़ रही हूँ, तो समझ सकते हो आपकी कितना परेशानी होती है। मेरे घर वालों ने सपोर्ट किया, मुझे अच्छे से किया सर, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। उसके बाद 2021 में मेरा स्टेनो का टेस्ट क्लियर हुआ था। उसके बाद मेरी जो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जब वीडियो के ये पेपर हुए थे सर, मतलब जब फॉर्म आए थे, उस मैंने अपने मन बना लिया था कि मन्नू, अगर कुछ करना है तो मुझे इसी में कुछ करना है। और आप विश्वास करोगे सर, मात्र 4 घंटे सोने के, मतलब इस दिन में मात्र 4 घंटे में सोती थी, और अपना पूरा काम करने के बाद जितना मेरे साथ से होता था वो करती थी।
और मैं पूरा सपोर्ट होने के बाद मतलब जितना आप समझ सकते हो सर कितना सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी बेटी को छोड़ करके दरकिनार करके फिर भी मैंने अपनी पढ़ाई रेगुलर रखी। सबसे बड़ी बात ये है कि सर मैंने अपनी पढ़ाई रेगुलर रखी, मैंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ी। अपने कोचिंग के सर लोगों के सपोर्ट से मैंने 2021 में स्टेनो का टेस्ट क्लियर किया। उसके बाद मेरे सर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ, लेकिन कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में मैं कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और मैंने वहाँ बहुत गलतियां कर दी थी कि एक तरफ से मैं बहुत हौस-पौस सी हो गई उस पेपर को देखकर और मैं नहीं कर पाई उसको अच्छा और उसके निखारने की कोशिश की और वो निखार आज आप सबके सामने है। जी जी, चलिए बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत यहाँ पे अपने बारे में बताया, आपने बहुत यहाँ पे मेहनत की हुई है। तो अब थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जो आपने जैसे आप पहले कह रही कि आपका जो जैसे कनिष्ठ सहायक का जो है वो नहीं निकला, और वीडियो में जो परीक्षा के दौरान जो आपने हौज पौज है उसको कैसे कंट्रोल किया, या वहां पे क्या आपने जो चेंजेस किए कि आपको असफलता से आप सफलता तक पहुंची? सर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मुझे एक तो पेपर का लेवल पता चल गया। ठीक है। पेपर का लेवल इसी साइड मुझे पता लग गया कि पेपर इसी तरह का बनेगा, जो आने वाला पेपर होगा वो इसी तरह से बनेगा। और सर ऐसे तो है नहीं कि मैंने 1 महीने में तैयारी की, मैं तैयारी 2017 कर रही थी। अब जहां जहां मैंने हिंदी में बहुत मिस्टेक की, आने के बाद बावजूद मैंने कई क्वेश्चन गलत किए, मैंने उन क्वेश्चनों को उनके लिए नीतियां चेंज की। हिंदी में मैंने इतना किया कि पेपर की रात तक भी मैं हिंदी को इतना पढ़ते गई थी। आप 20 में से मेरे 18 नंबर है सर हिंदी में। अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं पहले से बहुत क्लियर कर चुकी थी और उत्तराखंड के लिए भी मैंने परीक्षा वाणी, अजय रावत की बुक और हमारे सर के जो नोट्स प्रिपेयर हुए थे, बीएस नेगी की वन लाइनर को इतना रट रखा था मैंने कि आप मतलब कहीं से भी पूछो मैं बिल्कुल तैयार थी। और एक थी हमारे सुरेश गुरुजी नाम के, उन्होंने एक टेस्ट सीरीज चलाई थी, मैंने वो मॉक टेस्ट भी किए सर, वहां से मुझे बहुत हेल्प मिली थी। और जिस कारण मैंने जो गलतियां कनिष्ठ सहायक में की, एक तरफ से वो मेरे लिए डेमो था। और जिसको मैंने डेमो ले करके वो मैंने 1 महीने में मैंने ठान लिया था कि डू एंड डाई, करना है या मरना है। क्योंकि सर उम्र ऐसे नहीं रह गई थी, हमारे बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। आने वाले समय में मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं कि अपने आप पढ़ूं, क्योंकि मेरे पास ये लास्ट चांस था और मुझे इसमें कुछ ना कुछ करके जाना था सर। और मेरी इस वीडियो के एग्जाम में 73 नंबर हैं और बस ये था कि मैंने अपनी नीतियां चेंज की और रिवाइज हो सकता था। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे, किचन में खाना बनाते समय, कपड़े धोते समय मैं बार बार रिकॉल करती थी। अगर मैं किचन में हूँ, रोटी बना रही हूँ तो मेरा हेडफोन चल रहा है, अगर मैं बर्तन धो रही तो मैं डबल साइड टेप लगा करके अपने पेपर चिपकाए रहते थे और उनको बार बार रटना, जिसे कहते हैं ना कि रटना है। तो वो ओके, ठीक है, चलिए। विकल्प नहीं होता है, तो वाकई मेहनत का कोई विकल्प नहीं। अगर आप मेहनत करते तो सफलता जरूर मिलती है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति आपके पास जरूर होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं सर हम गिरे नहीं, मैं कई बार बहुत डिप्रेशन में चली गई थी जिस कारण मेरा सर दर्द भी हो गया था। लेकिन मैं अपनी किताबों के पीछे से लिखती थी कि मन्नू यही समय है, तुझे कुछ करना है और अगर नहीं करना है तो फिर छोड़ देना। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा उसके बाद मैं छोड़ दूंगी। उसके ठीक उसके बाद मेरे पीसीएस का एग्जाम भी था सर, क्योंकि मेरा रीजनिंग और मैथमेटिक्स इतना क्लियर नहीं था, उसमें मेरे 86.75 नंबर ही बन पाई थी। और 7-8 नंबर, लेकिन मेरा जो अपर पीसीएस था वो केवल 2 नंबर से रुका है। चलिए, बहुत उसमें भी आगे जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तो मैम जैसे आपने यहाँ पे अभी सफलता प्राप्त की, लेकिन अब जैसा हम सभी को पता है कि जो वीडियो है इसमें अभी भर्ती में विवाद चल रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस भर्ती विवाद को आप किस तरीके से देख रही हैं? सर मैं बता रही हूँ आपको, जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था उस दिन तो बहुत खुशी थी कि चलो रिजल्ट में नाम आ गया, सब लोग बहुत खुश थे कि चलो सिलेक्शन हो गया है, खुशियां थी। लेकिन सर दूसरे दिन से ही जिस तरह से बोला गया इसमें कि घपला हुआ है और मतलब ऐसी ऐसी बातें होने लगी कि अगर कोई पूछता भी है वर्तमान में है कि क्या वीडियो में सिलेक्शन लिया है तुमने, मैंने कहा हाँ, तो बोलते लोग घपला हुआ है। तो सर दुख सुनकर बहुत दुख होता है कि मतलब अगर चाहे 1 पर उंगली उठे चाहे 916 पर उंगली उठे, सर कहीं ना कहीं बात हम सब पर उठ रही है। ये सुनकर बहुत दुख होता है सर कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम सिलेक्शन ले रहे हैं और सिलेक्शन लेने के बाद भी अगर ये सुनना पड़ रहा है कि इसमें धांधली हुई है, घपला हुआ है, तो सुनकर बहुत दुख होता है सर। मैं तो चलो मेरे साथ सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था, घर वालों का सपोर्ट था, फ्रेंड सर्कल अच्छा था, गुरुजनों का सपोर्ट था, लेकिन कई लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। अब मेरे जैसे कई औरतें और होंगी जो शादी के बाद तैयारी कर रही होंगी, उनको मैं उनका सोचती हूँ सर कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद हम लोगों को ये सुनना पड़ा, तो बहुत दुख हो रहा है सर, बहुत ज्यादा। जी मैम, हम बिल्कुल आपका यहाँ
पे समझते हैं। तो मैम चलिए अब हम एक लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अभी जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? सर मैं ये कहूंगी, जहाँ चाह है वहां राह है। दुश्मन क्या, हम अगर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, अगर हम मेहनत करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। एक मन में दृढ़ संकल्प लेकर के, ये जो नेगेटिविटी फैल रही है वर्तमान में, जो सब लोग कह रहे हैं कि एक पेपर होना है, पेपर होने के बाद फिर ये कितनी लंबे समय तक ये भर्ती खींचेगी, इसे कोई नहीं कह सकता। लेकिन सर मैं कहती हूँ, अगर मेहनत कर रहा है ना कोई इंसान, तो वो जरूर सफल होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। क्योंकि देखो, अगर हम इस एज में अगर हम मेहनत कर सकते हैं, तो जो अभी 20, 21, 22 साल के जो बच्चे हैं, वो कितनी मेहनत नहीं कर सकते सर। और वर्तमान में मैंने जो एनएम का ट्रेनिंग की थी, उसमें भी मेरा नाम आ गया है, उसमें भी मैं चयनित हो चुकी हूँ। और मैं अभी वर्तमान में जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाती हूँ सर, वहां भी मेरे जो स्टूडेंट है, उनको भी मैं यही बोलती हूँ कि देखो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको बस मेहनत करना है। जितना रिविजन करोगे, जितना रिवाइज करोगे, जितना बार आप पढ़ोगे, आपकी किताबें आपकी मुट्ठी में होंगी। और किताबें एक ऐसी चीज है सर, जिसको आप जितना पढ़ोगे वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी, वो हमेशा आपको कामयाबी ही दिलाएगी, लेकिन आपको कभी भी गिराएगी नहीं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात सत्य है। जी जी, बहुत बढ़िया मैम। चलिए हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जो है वीडियो में बहुत जल्दी आप ज्वाइनिंग देंगी। गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आज हमारे साथ हैं मंजू भोज जी, जिनकी जनरल वुमेन में 40 रैंक है वीडियो के एग्जाम में। तो मंजू जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और गुरुजी उत्तराखंडी चैनल पे आने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मंजू जी, हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी जर्नी से, कैसे आपने जो है इसकी तैयारी की, और जैसा कि आप यहाँ पे शादीशुदा हैं, तो उस वैवाहिक जीवन में आपने किस तरीके से तैयारी की, फैमिली को संभाला और मेहनत किस हिसाब से आपने की है? सर एक्चुअली मुझे सर 5-6 साल हो गए तैयारी करते करते। इससे पहले मेरा हाई कोर्ट क्लर्क का भी निकला है सर, जिसका एग्जाम 2019 में हुआ था, 2020 में उसका रिजल्ट आया था। तो मेरी टाइपिंग भी क्लियर थी सर उसमें, बट मैं जनरल से हूँ, इसलिए मेरा फाइनल मेरिट में कुछ नंबर से रह गया था। ओके। फिर उसके बाद मैंने ये तैयारी की थी, तो मेरा वीडियो में भी सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट का है, कनिष्ठ सहायक, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। सर एक हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है सर ये पेपर क्रैक करना। सारी जिम्मेदारियां होती हैं सर पे, घर की, बच्चों की, सास ससुर की, सबकी। इतनी मेहनत के बाद भी सिलेक्शन के बाद आज लग रहा है कि सिलेक्शन हमारा नहीं हुआ है। घर वाले बार बार पूछते हैं सर कि कब ज्वाइनिंग होगी तुम्हारी, कब होगा कब होगा। क्या बोले, ना तो हाँ जैसा होता है ना जैसा होता है उनको बोलने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, इसलिए उन्होंने, इस वजह से मैं तैयारी कर पाई हूँ सर। मुझे जो भी टाइम मिला है, रात को मैं 12-12 बजे तक पढ़ती थी सर, और सुबह मेरा बेटा है स्कूल जाने वाला है, तो सर मैं सुबह 3 बजे उठ जाती थी। उसके बाद 3:30 बजे तक फ्रेश होके मैं अपना 6 बजे तक पढ़ाई करती थी। और दिन में मुझे जो भी छोटा मोटा टाइम मिलता था, मेरी बुक हमेशा खुली रहती थी टेबल पे। जो भी मेरा पेज होता था, मेरा काम यही था, बस 10 मिनट भी मिल रहे हैं तो मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मुझे पेपर निकालना है किसी भी तरह से। क्योंकि सर अब मेरी एज भी हो चुकी है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इससे पहले मैंने सर बैंक का पेपर भी निकाल रखा है, पर फिर मेरी एज हो गई थी, उसमें भी मेरा रिटर्न में नाम आया था, बट मेरा इंटरव्यू में रह गया था। अब ये लोग इतना कुछ तमाशा कर रहे हैं, इतना हंगामा कर रहे हैं इस भर्ती को लेके सर, इतना डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, कुछ बता नहीं सकते सर। ऐसा लगता है डिप्रेशन में चले जाएंगे कभी कभी तो। नहीं नहीं, ये तो है। तो चलिए, अब जो आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने तैयारी की, तो कौन कौन सी बुक्स जो हैं आपने फॉलो की थी, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें यूके SSSC एग्जाम्स के लिए? जी सर, मैंने एक तो लूसेंट, मुझे पता है कि लूसेंट से बहुत सारा आता है, तो मैंने हिंदी ली थी लूसेंट की, और एक जनरल नॉलेज की ली थी। और बाकी जो करंट अफेयर्स है वो मैंने सब यूट्यूब से पढ़ा है सर। यूट्यूब में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं सब बच्चों से कहना चाहूंगी, जो भी पढ़ना चाहते हैं, यूट्यूब में फ्री में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कई सारे चैनल है, जैसे जीके सीरीज वाला है, वो है शेखर जोशी का चैनल है, बहुत अच्छे हैं। उत्कर्ष स्टडीज है, मैंने उनसे बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है सर। और उत्तराखंड की मैंने परीक्षा वाणी पूरी पढ़ी है। उसके अलावा जो भी 1 लाइनर बुक मुझे मिलती थी वो मैंने पढ़ी है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट मिलता है बाजार में, वो भी मैंने खरीदे हैं 2। सर मैंने कहीं भी कोई कोचिंग नहीं ली है। मैं एक दिन गई थी कोचिंग के लिए, लेकिन मेरा टाइम सेट नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे पे घर की इतनी जिम्मेदारियां हैं सर, इसलिए मैं छोड़ दिया। मैं एक ही दिन गई, उसके बाद मैं घर आ गई, क्योंकि मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिला। 2 घंटे की कोचिंग होती थी और 3 घंटे वहां मुझे लग जाते थे, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में। तो मैंने सेल्फ स्टडी की है सर, मैंने कहीं कोई कोचिंग नहीं ली है। और जो लोग बच्चे ये बोल रहे हैं बेरोजगार संघ वाले कि ये बच्चे इतने सालों से कोचिंग ले रहे हैं, बिना कोचिंग के कैसे हो गया, तो मैंने बता दूं, बिना कोचिंग के भी निकाल सकते हैं। जब मैं एक हाउस वाइफ होकर निकाल सकती हूँ, तो ये बच्चे भी निकाल सकते हैं।
सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। दूसरों पे कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है। तो मंजू जी, हम यहीं पे जानना चाहेंगे, आप अभी कहाँ पे मतलब रहती हैं इस टाइम पे, कहाँ पे बेस्ड हैं आप? सर मैं देहरादून में हूँ। अच्छा, आप देहरादून में रह रही हैं, ठीक है। तो अगर हम जैसे बात करें आपके, जैसे नोट्स वगैरह भी आपने यूट्यूब से पढ़ा, तो उसके आपने नोट्स वगैरह बनाए, या आपका रूटीन वगैरह किस तरीके जी से सर। रहता था? जी सर, मैंने एक रजिस्टर बना रखा था यूट्यूब में, क्योंकि सर देखिए एक बार पढ़ के तो कोई चीज याद होती नहीं है। मैं इसलिए नोट बना के रखती थी, और जब भी मुझे टाइम मिलता था, फ्री टाइम, मैं उन नोट्स को रिवाइज करती रहती थी, क्योंकि कई सारे फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको दिमाग में रटने पड़ते हैं। मैंने सर खुद ही नोट्स बनाए, मैंने किसी की कोई हेल्प नहीं ली है। मैंने अपने यूट्यूब से जरूर हेल्प ली है, यूट्यूब की हेल्प मैंने जो भी मुझे मिला यूट्यूब से, मैंने सब कुछ पढ़ा है, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब सब कुछ कुछ पढ़ा है आपने मैंने उसमें। सब कुछ आपने पढ़ा है। तो आपका यही मानना है कि अगर आप इतनी परेशानियों के बावजूद आप कर सकती हैं, तो कोई भी इस एग्जाम को आपका आराम से निकाल जी सकता है? सर, बिल्कुल सर। मैं एक हाउसवाइफ होके कर सकती हूँ सर। मेरे सर पे पूरे घर की जिम्मेदारी है, मेरे बच्चा है, मेरे हस्बैंड है, मेरे सास ससुर है, सब कुछ है। जब मैं कर सकती हूँ तो सारे बच्चे कर सकते हैं। और जो बच्चे सर ये बोल रहे हैं आज, जिनका 0.5 से 1 नंबर से 2 नंबर से रुका है, कभी हम्म हमारा भी रुका था, इसमें कोई हम्म बड़ी बात नहीं है सर। और जैसे 916 बच्चों की ये भर्ती है, हम्म अगर ये री एग्जाम भी करवाते हैं तो फिर भी तो 916 होंगे जो फिर हम्म रुकेंगे 0.5 से 1 नंबर से या 2 नंबर से। तो क्या ये फिर से री एग्जाम कराएंगे सर? ये तो बिल्कुल आप ये ये तो हमें सही क्यों कह। इतना मानसिक उत्पीड़न हमें क्यों दे रहे हैं ये लोग? क्यों हमारे हम्म। साथ खड़े नहीं हो रहे हैं? जी 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 मैम, बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत जल्दी ज्वाइनिंग यहाँ पे लेंगे। तो लास्ट में फिर एक जो अभी स्टूडेंट तैयारी करने वाला है, या जो तैयारी करने की सोच रहा है, जो भी 11th-12th में है या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, उनको आप क्या संदेश जी, देना चाहेंगी अपने माध्यम से? उनको सर मैं यही कहना चाहूंगी कि ये फालतू की बातों में मत पड़िए कि धांधली हुई है या फिर पैसे से ही सिलेक्शन होता है। अपनी मेहनत के बल पे भी होता है। मेरा 3 बार सिलेक्शन हो चुका है सर, इसलिए मैं इस बात को हम्म कह रही हूँ। और हम्म मैंने अपने दम पे घर में पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी की है। यूट्यूब से जरूर पढ़ा है, लेकिन मैंने कहीं कोचिंग नहीं ली है। और इन बच्चों के पास तो सर फुल टाइम है, जो ये अनमेरिड हम्म बच्चे हैं, हम्म जिनकी अभी हम्म एज है, इनके पास तो फुल टाइम है, चाहे तो कोचिंग भी ले सकते हैं, वो तो हम्म एक एक्स्ट्रा है इनके लिए। हम्म हम्म तो हम्म इसमें होपलेस होने की कोई बात नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम 6 साल हमें लेना पड़ेगा, 7 साल लेना पड़ेगा। सबका अपना अपना एक लेवल होता है। जी हमारे पास कोई आउटसोर्स नहीं था, इसलिए मुझे इतना टाइम लगा। हो सकता है इन बच्चों को ना लगे। जी जी, बहुत बढ़िया। चलिए मैम, बहुत यहाँ पे आपने अच्छी बातें बताई, और आपके अंदर वो जोश दिखता है कि आपने इतने सालों से मेहनत करी है, वो आपकी आवाज में दिखता है। तो आपको बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। ठीक है, आपने यहाँ थैंक यू पर सर। अपने विचार रखे, अपने जो टिप्स हैं वो हमारे स्टूडेंट के साथ शेयर किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ यहाँ पे प्रियंका जी हैं, जिनकी अभी जो वीडियो का एग्जाम हुआ था, उसमें जनरल वुमेन कैटेगरी में 11 रैंक थी। तो प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में, और आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। थैंक यू सर जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहूंगी हमें इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए जी। और तो हमें अपनी बात रखने के लिए। जी जी, थैंक यू प्रियंका जी। तो अब प्रियंका जी, हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आपकी जो स्टोरी है, कि आपने कब तैयारी शुरू की है, और कितने कितने टाइम से आप यहाँ पे जो तैयारी कर रही हैं? जी सर, मैंने वैसे तैयारी तो 12th के बाद ही स्टार्ट कर दी थी। मेरा जो तैयारी का सफर है वो यूपीएमटी से शुरू हुआ था। ओके। तो मैंने 2013 में यूपीएमटी के लिए कोचिंग की थी बलूनी इंस्टीट्यूट से देहरादून में। तो फर्स्ट टाइम में तो मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, मतलब मेरा क्वालिफाई भी नहीं हुआ था एग्जाम। उसके बाद फिर मैंने 2-3 साल खुद से ही सेल्फ स्टडी करी, तो हर साल मेरा क्वालिफाई होता था, पर गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती थी मुझे। तो साथ में मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया था 2016 में। फिर उसके बाद मैंने एमएससी के लिए भी अप्लाई किया था श्रीनगर गढ़वाल से और पंतनगर से। तो वो ये है कि मेडिकल की तैयारी करते करते उनका भी हो गया था मेरा सिलेक्शन। बट फाइनली मुझे लगा कि मुझे कंपटीशन फील्ड में ही जाना है, तो मैंने वो स्किप कर दिया। ओके। और फिर मैं 2017 से मैंने कंपटीशन की फील्ड में आ गई। तो मैंने सबसे पहले एसएससी सीजीएल की तैयारी की थी 2017 से। तो मेरा पहला एग्जाम ऐसे सीएचएसएल का दिया था मैंने। जस्ट ये था कि तैयारी करे हुए 2 महीने हुए थे, और उस समय तो मेरा बिल्कुल बहुत ही गंदा स्कोर था सीएचएसएल में। फिर मैंने एसएससी मैं तैयारी करती रही। फिर एक टाइम आया कि मेरा एसएससी एमटीएस मैंने दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया था। ठीक है। बट फाइनल राउंड में मैं बाहर हुई थी उसमें। फिर मैंने एसएससी सीजीएल 2019 का एग्जाम दिया था, वहां भी मैं मेंस तक पहुंची। फिर मेंस में मैं बाहर, मतलब फाइनल राउंड में वहां भी मेरा बाहर हो गया। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे मतलब ये था कि तब तक ये हमारा लाइव स्टॉक बोर्ड है जो उत्तराखंड का, इसका फॉर्म आ गया था। तो मुझे लगा कि एक बार इसमें भी ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने साथ में इसकी भी तैयारी थोड़ी बहुत मतलब नॉर्मली रखी, लेकिन मेरा मेन फोकस ये था कि उत्तराखंड के एग्जाम आने वाले, तो मुझे उत्तराखंड करना है। मतलब सुनने में आ गया था कि वीडियो का पेपर आने वाला है। तो
वैसे तो जो पशुपालन विभाग है वहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन का अलग सीन होता है, ज्यादातर साइंस ही पूछी जाती है पूरी। तो ये तो मेरा हो गया था, मतलब इसमें मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आया था। तो फिर उसी टाइम मैंने वीडियो का भी शुरू कर दिया था, जब तक कि फॉर्म आते उससे पहले। और फिर इसी की पूरी तैयारी कर दी। तो मेरे लिए ये था कि जीएस मैंने फिर भी पढ़ी हुई थी एसएससी सीजीएल के दौरान, और उत्तराखंड का मुझे बस ये था कि उत्तराखंड का मुझे प्रिपेयर करना है। और हिंदी तो ये था कि हिंदी स्टूडेंट हूँ, हिंदी मीडियम से पढ़ाई के लिए, तो इतनी ज्यादा दिक्कत हुई नहीं हिंदी में। हाँ, बस यही मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि जैसे आपने बताया ना कि आपने जैसे यूपीएमटी की तैयारी करी, चलो वो अलग चीज थी, लेकिन उसके बाद आपने एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी की, तो ये सिलेबस बहुत डिफरेंट है। एक जीएस को छोड़ दें, यहाँ पे हिंदी अलग है, आप कह रहे चलिए स्टूडेंट हैं, लेकिन उत्तराखंड तो कहीं भी नहीं पूछी जाती है उत्तराखंड के अलावा, और वो 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? जी बिल्कुल सर, मैंने ये किया कि जब मैंने उत्तराखंड की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो सबसे पहली चीज तो मेरे लिए कि मेरा माइंडसेट तब तक हो चुका था, क्योंकि मैं बहुत एग्जाम दे के आ चुकी हूँ। मैंने मतलब अब तक तो अभी तक की बात करूँ तो मैंने 25 प्लस एग्जाम दे चुकी हूँ मैं। और वीडियो से पहले लगभग ऐसे तक 20 प्लस में तो था, तो मेरा माइंड तो पहले प्रिपेयर हो चुका था कि मुझे नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। मतलब एसएससी सीजीएल में मैंने काफी कुछ सीखा है। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने उत्तराखंड ही स्टार्ट करी, परीक्षावाणी। तो परीक्षावाणी जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे बेसिकली तो वैसे मुझे भी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सबसे पहले यूट्यूब का सहारा लिया। तो एक आशुगीत करके यूट्यूब चैनल थे, तो वहाँ पे वो स्टोरी सुनाते थे पूरी। तो मैंने पूरी स्टोरी सुनी उनकी कि उत्तराखंड का इतिहास क्या रहा है, वो स्टोरी फॉर्म में सुनाते थे। तो वहां से मैंने पहले इतिहास ही पढ़ा कि आखिर उत्तराखंड का इतिहास क्या है। उसके बाद मैंने फिर अजय रावत की बुक पकड़ी। और फिर मैंने अजय रावत की बुक की 2-3 रीडिंग तो कर ली थी। मतलब मेरा ये था कि टारगेट बना देती थी कि मुझे इतने दिन में इतने चैप्टर कवर करने हैं। और फिर अजय रावत की जब पूरी किताब पढ़ी तो उसके बाद मैंने उसके नोट्स प्रिपेयर किए। मैंने हिस्ट्री के लिए स्पेशली अजय रावत की ही बुक पढ़ी। और फिर उसके बाद मैंने परीक्षावाणी भी स्टार्ट कर दी साथ में, तब जाके मुझे काफी कुछ समझ में आ गया। तो लगभग ये था कि 6 मंथ में मैंने अपने पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिए एग्जाम से काफी टाइम पहले, जब मैं प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की थी उसके बाद। हाँ, चलिए बहुत अच्छा। अब जैसे नोट्स की हम बात करें, आपने कहा कि आपने नोट्स प्रिपेयर करे, तो नोट्स आप कैसे बनाती हैं? या बच्चे जो कहते हैं ना नोट्स बनाते हैं, तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं वो किताब ही छाप देते हैं, तो नोट्स कैसे बनाने चाहिए? सर मैंने ये किया था कि पहले तो मेरा बेसिकली है कि किताब को पहले पढ़ लो। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप पूरा पढ़ लो पहले किताब को, चाहे समझ आए ना आए, समझ के मत पढ़ो, सब कहानी के फॉर्म में पढ़ लो। उसके बाद एक दूसरी रीडिंग तीसरी रीडिंग लगाओ। मतलब लगभग आप जब तक आपकी बुक के 3-4 रीडिंग नहीं हो जाते तब तक नोट्स बनाना भी सही नहीं है। जब आप 3-4 रीडिंग कर लेते हो तो फिर आपको समझ आ जाता है कि इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है। और दूसरी चीज ये भी होता है कि साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना बहुत जरूरी है। मतलब मैं ये कहती हूँ कि अगर आप किसी भी एग्जाम की मॉक टेस्ट नहीं भी दे रहे हो तो कोई नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स दे दो। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर्स मिलते, चाहे वो यूके पीसीएस है या यूके ट्रिपल-एससी है, इससे आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है कि वो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि मैंने खुद जब टेस्ट सीरीज भी देखी थी, बहुत सी टेस्ट सीरीज देखी थी मैंने, तो मुझे उनका जो पेपर पैटर्न था वो बहुत टफ लगता था। मुझे लगता था बहुत ज्यादा टफ बनाते हैं पेपर। मेरे को वो हवा होती है ना कि कौन सा मंदिर नदी, ये बहुत ज्यादा हो रखा है आजकल, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता यूके ट्रिपल-एससी। तो ये है कि अगर यूके ट्रिपल-एससी का पैटर्न समझना है तो पुराने सारे क्वेश्चन पेपर देखो जो उन्होंने स्टार्टिंग से आज तक कराए हैं। तो मैंने ये देखे थे, studyfy.com करके एक वेबसाइट है, तो वहां पर सारे पेपर्स मिल जाते हैं। तो मैंने वहां से पेपर्स देखे और फिर उसके हिसाब से अपने नोट्स को प्रिपेयर करना भी स्टार्ट कर दिया कि मुझे किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पे आपने बताया, जैसे बुक्स के बारे में बताया, परीक्षावाणी है, अजय रावत है, या फिर नोट्स के बारे में आपने बताया। हाँ बिल्कुल। तो अभी आपका जो इसमें अगर हम वीडियो की पर्टिकुलरली बात करें तो आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पे इस जो है ज्वाइनिंग में थोड़ा सा सुनने में आ रहा है टाइम लग रहा है, या जो थोड़ा सा विवाद है यहाँ पे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सर मैं तो ये अभी तो यही कहूंगी कि अब इनकी वजह से कहीं ना, अब जो भी ये लोग कर रहे हैं मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप लोगों को आगे, मैं इन लोगों को यही कहूंगी कि आप लोगों को सबको आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा भी मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब घर में पेरेंट्स पूछते हैं कब हो रही है ज्वाइनिंग, उसका क्या, या तुम्हारा कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। कभी कभी तो पेरेंट्स को लगता है कि हमें ही बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चुभती है। फिर घर वालों को भी, अभी घर में पापा का बीपी का प्रॉब्लम है तो फिर घर में भी पूछते हैं। मतलब आस पड़ोस के लोग उन्हें बोलते रहते कि अरे ये खबर सुनने को आई, वो खबर सुनने को आई। अब सर हम तो मतलब पैसे ही देने होते। मैं खुद मेरे बड़े भैया ने प्रिपरेशन करी साथ में,
तो वो घर में रहते थे और मैं देहरादून में थी अपने दूसरे भाई के साथ। मेरे 2 बड़े भाई हैं। तो हमारे घर में अभी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। पहले मेरी ही अभी ये जॉब मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो भैया घर पे थे तो उनका नहीं हो पाया सिलेक्शन, के बहुत मार्क्स भी कम ही थे। तो अगर वो मेरे पापा को पैसे ही देने होते तो बेटे के उसमें देंगे, मेरे उसमें उन्हें मतलब मेरे को पैसे भी देंगे और फिर मुझे दूसरे घर भी भेजना है उन्हें। तो वो वाली बात है ना। और यहाँ पर तो अगर कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे भाई का भी हो जाता तो फिर ये हमें भी कहते हैं कि नहीं इन्होंने तो वो करके धांधली करके सिलेक्शन लिया है। तो सर ये चीज बहुत चुभती है, बहुत ज्यादा बुरा लगता है। मतलब मुझे पता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ हम उनकी भी समझती है, क्योंकि हम खुद इतने साल नहीं निकले। बिल्कुल, आप अगर हम भी उन एग्जामों में यही कह रही हूँ कि अगर हम उन एग्जामों में यही करते, जो बच्चे सेलेक्ट है हम उनके लिए बोलते कि नहीं ये तो धांधली से में, या हम बार बार उनको परेशान करते, तो फिर शायद आज मैं यहाँ भी सक्सेस नहीं होती, मैं शायद अभी भी चिल्ला रही होती, उस भीड़ में होती। तो वही कहने का मतलब है कि सर ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपने यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताई। अब लास्ट एक और, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अगर जिसको तैयारी शुरू करनी है या जिसको आपने बताया जैसे सीजीएल या बैंकिंग वर्क से आप इधर स्विच हुई है, तो उसको तैयारी के लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि कॉन्टिन्यूटी होना किसी भी एग्जाम में, सबसे पहले तो कॉन्टिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर कॉन्टिन्यूटी नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपने 4 घंटे आज पढ़ना है, कल 2 ही घंटे पढ़ना है, फिर परसों आपको शादी में भी जाना है, तो फिर छोड़ दीजिए। मैं खुद 2017 के बाद से किसी भी फंक्शन, किसी भी शादी, कुछ नहीं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं घर वालों से भी साल में मिलती थी, बहुत रेयर। मैंने किसी त्योहार में भी मैं घर वालों से नहीं मिलती थी, क्योंकि मुझे ये था कि अगर करना है तो करना। और स्पेशली मैं लड़कियों के लिए भी यही कहूंगी, जो भी लड़कियां अगर सेलेक्ट नहीं हो पाई हैं, क्योंकि लड़कियां भी बहुत इस चीज पे वो कर रही हैं, तो मैं उनको भी यही कहूंगी कि अभी कॉन्टिन्यूटी रखे अपनी, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं भी एक लड़की हूँ और मैं एक लड़की की प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ। हमारे अभी IAS है जो सृष्टि देशमुख, तो उन्होंने खुद कहा है कि लड़कियों को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, मतलब लड़कियों को आगे आना, क्योंकि वीडियो में भी कम ही लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, लड़कों का अनुपात ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो सबसे पहले तो ये नहीं कि पहले तो ये जो धांधली है इससे तो दूर हट जाए। और दूसरी बात है, आगे आने वाली जो भी एग्जाम है उनमें बिल्कुल क्वांटिटी बनाए रखें। बुक्स तो सब अवेलेबल हैं ही, मार्केट में भी सारी किताबें हैं, और मुझे लगता है सभी टॉपर्स में लगभग सेम किताबें बताते हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी नेट पे भी जो गूगल है हमारा, यूट्यूब है, सब पे सोर्सेज हैं। आपको स्टडी वीडियो है, एग्जाम मेंटर है, उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक है, तो ये लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब उन्होंने तो पूरी क्वेश्चन सीरीज बना रखी है, 1-1, 2-2 हजार के क्वेश्चन सीरीज में, तो उनको करे, अपने उसमें फोकस रखे, पॉजिटिव रहे, और पेशेंस बहुत जरूरी है। लेकिन किसी पे आरोप ना लगाएं, बस नहीं, बेबुनियादी आरोप कभी नहीं लगने चाहिए, और अपनी कॉन्टिन्यूटी बनाए रखें। किसी भी एग्जाम में सक्सेस मिल जाती है। मैं खुद अब सोच रही हूँ आगे UPSC की प्रिपरेशन करूंगी, लेकिन अब मैं ये नहीं सोचूंगी ना कि मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं पहले से ये मन नहीं बनाऊंगी। अब वहाँ भी मुझे स्विच करना है, जाना है। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलता रहेगा। हाँ जी, बहुत अभी मेरा ये है कि लोअर और अपर PCS का वो है, तो बस उस पर फोकस कर रही हूँ। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके जो आगामी जीवन के लिए, और जो भी आप परीक्षाएं दें आप उसमें सफल हों, और एक दिन आप IAS बन के दोबारा से फिर हमसे बात करें, यही हमारी यहाँ पे कामना है। जी बिल्कुल, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट, आपने आज का यह वीडियो देखा, आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। आज का यह फॉर्मेट आपको कैसा लगा, इनकी स्टोरीज से अगर कहीं भी आपने थोड़ा बहुत भी आपको मोटिवेशन मिला हो तो आप थैंक यू, और जो भी आपने जिस भी स्पीकर को सुना है उसका नाम आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। इनको देखने के लिए आपको गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना होगा। हम मिलेंगे फिर आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।